नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GT डिफेंस एकेडमी पर। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम जीके के टॉप 30 क्वेश्चंस को यहाँ पे कवर करते हैं। सभी क्वेश्चन आपके आने वाला जो आर्मी का एग्जाम है 17 अप्रैल को, उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं। और इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ क्वेश्चन आंसर के रूप में कवर नहीं करते, बल्कि इनसे रिलेटेड जितने आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको भी साथ साथ में कवर करते हुए चलते हैं, जिससे आपके एक क्वेश्चन से रिलेटेड सारे फैक्ट एक जगह पर आ जाएं। ये हमारा इस सीरीज का चौथी क्लास है। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है, आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पेरिस किस नदी के किनारे बसा है? तो फ्रांस की राजधानी पेरिस, और ये किस नदी के तट पर स्थित है? ये आपकी सीन नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। विश्व के प्रमुख शहर कौन किस नदी के तट पर है? इस टॉपिक को लेकर के क्वेश्चन बनते हैं। तो जल्दी से कुछ इंपॉर्टेंट शहर हैं जिनकी नदियां पूछी जाती हैं, उनको नोट कर लीजिए। एक है आपका लंदन, इंग्लैंड में है, किस नदी के तट पर है? ये आपके टेम्स नदी के तट पर है। ठीक है। इटली की बात करें, इटली की राजधानी है रोम, ये किस नदी के तट पर है? ये आपके टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, जो रोम है आपका, ये टाइबर नदी के तट पर है। इराक में है आपका बगदाद, बगदाद कौन सी नदी के तट पर है? ये आपके टिग्रिस नदी के तट पर है। ठीक है, इसको भी याद करेंगे। जो ऑस्ट्रिया में आता है आपका वियना, और हंगरी की जो राजधानी है आपकी बुडापेस्ट, ये दोनों के दोनों डेन्यूब नदी के किनारे स्थित हैं। जापान की राजधानी की बात करें अगर हम टोक्यो की, टोक्यो किस नदी के किनारे है? टोक्यो आपके अराकावा नदी के तट पर है। अगर हम बात करें अमेरिका की जो राजधानी है वॉशिंगटन, ये किस नदी के तट पर है? तो वॉशिंगटन आपके पोटोमैक नदी के तट पर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो पूछे जाते हैं। एक स्विट्जरलैंड के अंदर बहुत फेमस जगह है, हर साल वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वहां पर आयोजित होता है, आपने पढ़ा होगा दावोस। दावोस आपके लैंड वासर नदी के तट पर स्थित है। न्यूयॉर्क की बात करें, यह हडसन नदी के तट पर स्थित है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट शहर जो आपको याद होने चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल भगवान बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है? तो जो भगवान बुद्ध थे, इनका निधन कहां हुआ था? इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहां पर हुई थी? यह हुई थी कुशीनगर में। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा। अगर हम भगवान बुद्ध की बात करते हैं, इनका जन्म होता है 563 ईसा पूर्व में, लुम्बिनी ग्राम में इनका जन्म होता है। ठीक है। निधन की बात करें या महापरिनिर्वाण की बात करें, 483 ईसा पूर्व में इनको महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है। और कहां पर होती है? कुशीनगर में होती है। तो इसको आपने याद करना है। ठीक है। इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। नेक्स्ट है हमारा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत किस किताब से लिया गया है? तो हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है? हमारा राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और हमारा राष्ट्रीय गान क्या है? जनगण मन। सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन कई बार एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है गीत और गान में। तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, और ये हमने जो आनंद मठ है यहां से इसको ग्रहण किया है। आनंद मठ जो रचना है बंकिम चंद्र चटर्जी की ये रचना है, और यहीं से वंदे मातरम को लिया गया है। इसे आपने याद करना है। ठीक है। एक क्वेश्चन और बनता है, कौन से आंदोलन के दौरान वंदे मातरम जो था ये काफी ज्यादा फेमस हो गया था? इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि आंध्र के जो तटीय इलाके हैं वहां पर उस आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन कहा जाने लगा। वो था आपका स्वदेशी आंदोलन। ठीक है। बंगाल विभाजन के विरोध में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत होती है, और इस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम काफी ज्यादा फेमस हो गया था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो रूस की संसद को क्या नाम कहते हैं? रूस की संसद को कहा जाता है ड्यूमा। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। विभिन्न देशों की संसदों के नाम आपसे पूछे जाते रहते हैं। जैसे भारत की संसद का नाम क्या है? भारत की संसद को संसद कहते हैं। रशिया की संसद को ड्यूमा कहते हैं। इसके अलावा जापान की संसद को डायट बोला जाता है। अमेरिका की संसद को कांग्रेस कहते हैं। ठीक है, इसको भी याद करना है। पाकिस्तान की संसद को नेशनल असेंबली बोला जाता है।
बांग्लादेश की संसद को जातीय सभा कहते हैं, नेपाल की संसद को राष्ट्रीय पंचायत कहते हैं, और इजराइल की बात करें, इजराइल की भी बहुत बार पूछी जाती है, इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट देश जिनकी संसदों के नाम आपसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा एक संसद का नाम है मजलिस, इसका भी पूछा जाता है किस देश की संसद को कहते हैं, तो ईरान और मालदीव, इन दोनों की संसद को मजलिस बोला जाता है। अफगानिस्तान की संसद को शोरा बोला जाता है। ठीक है, इनको आपने याद करने हैं, कुछ इंपॉर्टेंट संसद हैं, साथ साथ में नोट करते हुए जरूर चलें। आपका मिक्स रिवीजन यहां पर होता है, एक साथ कई सारे क्वेश्चंस के जो पूरी डिटेल होती है, जैसे हमने ऊपर प्रमुख शहर जो नदियों के किनारे हैं उनको देख लिया, यहां पर संसदों के नाम देख लिए, तो आपके कई सारे टॉपिक एक साथ कवर यहां पर हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा गाइड, किताब के लेखक कौन है? तो एक फेमस किताब है गाइड और इसके रचयिता हैं R.K. नारायण। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा अमेरिका की खोज किसने करी थी? देखिए यहां पर खोज से मतलब है अमेरिका तक का समुद्री मार्ग से रास्ता सबसे पहले किसने खोजा? यह खोजा था कोलंबस ने। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। कोलंबस किस देश का था? तो यह इटली का निवासी था। 1492 में यह यूरोप से निकलता है और अमेरिका की खोज यानी अमेरिका तक के समुद्री मार्ग की खोज करता है। इसी प्रकार भारत आने के समुद्री मार्ग की खोज किसने करी थी? वास्को डिगामा ने करी थी। यह पुर्तगाल का था और 1498 में यह भारत आता है। इन दोनों को आपने याद करना है, दोनों के बारे में पूछा जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट भौगोलिक खोजें जिनके बारे में आपसे क्वेश्चन बनते रहते हैं, जैसे हमने अमेरिका और भारत की बात तो कर ली, आपसे क्वेश्चन बनता है उत्तरी ध्रुव पर जो नॉर्थ पोल है यहां पर जाने वाला पहला व्यक्ति कौन था? तो उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला पहला व्यक्ति था रॉबर्ट पियरे, ये 1909 में गया था। साउथ पोल की बात करें, साउथ पोल में जाने वाला पहला व्यक्ति था एमंडसन, ये गया था 1911 में। ठीक है, हवाई द्वीप समूह, इसकी खोज किसने करी थी? कैप्टन कुक के द्वारा 1770 में इसकी खोज करी गई थी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो आपको याद करने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिए भारत रत्न के बारे में हमने कुछ दिन पहले भी बात करी थी। 1954 में इस अवार्ड की शुरुआत की जाती है और इसमें जो इसका तमगा होता है या जो प्रतीक चिन्ह यहां पर दिया जाता है उसमें पीपल का पत्ता के आकार का वो प्रतीक चिन्ह होता है, सूर्य की प्लेटिनियम छवि उस पे होती है और साथ में देवनागरी लिपि में भारत रत्न उस पे लिखा होता है। इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। 1954 में यह अवार्ड जब पहली बार दिया गया 3 लोगों को दिया गया था। एक थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, दूसरे व्यक्ति का नाम था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति का नाम था CV रमन। तो इन तीनों में भी सबसे पहले जो दिया गया था वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था। तो भारत रत्न से 1954 में सबसे पहले किसे दिया गया? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। ये उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे। हालांकि 54 में 3 लोगों को दिया गया था, लेकिन अगर सबसे पहला पूछेगा तो राधाकृष्णन का नाम आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सूखी बैटरी में कौन सी ऊर्जा इकट्ठा होती है? तो देखिए जो ड्राई सेल्स होती हैं, हमारी जो ड्राई बैटरीज होती हैं, इनमें कौन सी एनर्जी भरी होती है? तो इनमें होती है आपकी केमिकल एनर्जी, और फिर यही बैटरीज जो होती हैं इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती हैं। तो अगर पूछेगा बैटरी, जो सूखी बैटरियां होती हैं, ड्राई सेल्स होती हैं, शुष्क बैटरी इनको बोला जाता है, इसमें कौन सी ऊर्जा होती है? आप बताएंगे केमिकल एनर्जी। और ये किसको कन्वर्ट करते हैं? तो ये केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी आपने याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्षण चुंबक के मध्य में कौन सा चुंबक तत्व होता है? तो देखिए जो क्षण चुंबक होती है या चुंबक की जो रॉड होती है, मान लीजिए एक चुंबक की रॉड है। चुंबक में क्या होता है, जो आपके पोल होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहां पर जो मैग्नेटिज्म होता है, चुंबकत्व होता है, वो सबसे ज्यादा होता है दोनों पोल में। जैसे जैसे हम सेंटर की ओर आते हैं इसकी जो तीव्रता होती है, जो चुंबक तत्व की मात्रा होती है, वो घटती जाती है और बिल्कुल केंद्र में सेंटर में यह होता है 0। तो यही पूछा गया है चुंबक के मध्य में कितना होता है? आप बताएंगे 0। ध्रुवों पर यह अधिकतम होता है, उसके बाद ये कमजोर होना शुरू हो जाता है, सेंटर पे आके 0 होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा
बेलनाकार लेंस का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है? देखिए, जो सिलिंड्रिकल लेंस होते हैं इनका इस्तेमाल होता है एस्टिमैटिज्म के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसे अबिंदुकता भी बोला जाता है हिंदी में। इस रोग से ग्रसित जो व्यक्ति होता है वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल्स जो लाइंस होती हैं उनको देखने में असमर्थ होता है, और इस रोग के उपचार के लिए इस प्रकार के लेंस का इस्तेमाल जो अस्टिमेटिज्म है इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें मायोपिया में कौन से लेंस का इस्तेमाल होता है, मायोपिया में अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया की बात करें तो हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसको भी आपने याद करना है। साथ में एक और होता है आंखों से रिलेटेड रोग जिसको बोला जाता है प्रेसबायोपिया, और इसमें जो बायोफोकल लेंस होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है। इन चारों को याद करेंगे, इसी प्रकार के क्वेश्चन बन जाते हैं। प्रकाश की गति क्या होती है? तो देखिए, स्पीड ऑफ लाइट यहां पर पूछी गई है। स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। स्टैंडर्ड में बात करें तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड इसको लिखा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यहां पर आंसर है आपका लैक्टोमीटर। ऑप्शंस प्रिंट नहीं हो पाए हैं, सही उत्तर हो जाएगा लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता को मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, ओम किसकी इकाई है? तो ओम जो है ये आपकी इलेक्ट्रिकल जो रेसिस्टेंस होता है, विद्युत प्रतिरोध, इसकी यूनिट कहलाती है ओम। इसको याद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संवेग का विमीय सूत्र क्या होता है? तो संवेग का जो हमारा मोमेंटम होता है, मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला यहां पर पूछा गया है, mlt-2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो कार्य करने की क्षमता को एनर्जी बोला जाता है, ऊर्जा बोला जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगला है, पिंड के स्थानांतरण से कौन सी ऊर्जा प्राप्त होती है? तो किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की वजह से जो ऊर्जा डेवलप होती है उसे काइनेटिक एनर्जी बोला जाता है, गतिज ऊर्जा बोला जाता है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। कार्बोहाइड्रेट किसका मिश्रण होता है? तो कार्बोहाइड्रेट आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसका मिक्सचर होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो कार्बोहाइड्रेट इसमें क्या क्या होते हैं? इसमें आपका कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तीनों का मिक्सचर होता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कास्टिक सोडा के नाम से जाना जाता है? तो कास्टिक सोडा ये इसका साधारण नाम है, इसका सूत्र आपने बताना है। कास्टिक सोडा का जो सूत्र है यहां पर वो है आपका NaOH। NaOH को ही कास्टिक सोडा बोला जाता है, इसको आप याद करेंगे। जो सूत्र होते हैं इस प्रकार के आपके, इनके केमिकल नेम और साधारण नाम आपसे पूछ लिया जाता है। जैसे NaCl है, इसका केमिकल नेम है आपका सोडियम क्लोराइड, और सिंपल नेम है इसका साधारण नमक। ठीक है, तो साधारण नमक का सूत्र ये है और केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। इसी प्रकार जो आपका है NaHCO3, यह है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसका सिंपल नाम है खाने का सोडा। जो बेकिंग सोडा होता है वो यही है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, जब पानी जमता है तो उसका घनत्व क्या होता है? जब पानी जमता है उसका घनत्व घट जाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, लेड पेंसिल बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो कुछ दिन पहले जब हमने एक क्वेश्चन को कवर किया था कि लेड पेंसिल में लेड की मात्रा कितनी होती है, और हमने आंसर देखा था 0% होती है। हमने वहां पर यह भी देखा था, तो फिर इसमें होता क्या है? इसमें होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। लेड पेंसिल को देखकर लेड पर आपने टिक नहीं करना है, इसका सिर्फ नाम है लेड पेंसिल है, इसमें आपका ग्रेफाइट और मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। पेंसिल कितनी मजबूत होगी उसकी मजबूती के हिसाब से ग्रेफाइट और मिट्टी का मिक्सचर तैयार किया जाता है, वो परसेंटेज उस पर डिपेंड करता है। तो इसमें क्या होता है, लेड पेंसिल में लेड 0 होता है, ग्रेफाइट इसमें होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, उड़ने वाले एकमात्र स्तनधारी का नाम बताओ। तो एकमात्र स्तनधारी जो उड़ सकता है वो है आपका चमगादड़। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लाल रुधिर कणिकाओं का निर्माण किसमें होता है?
लाल रुधिर कणिका यानी आरबीसी की यहां पर बात हो रही है। देखिए हमारे शरीर में जो ब्लड होता है, जो खून होता है, इसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। एक होता है आपका प्लाज्मा, ठीक है, और एक होते हैं हमारी रुधिराणु जिनको बोला जाता है, ठीक है, एक होती है हमारी रुधिराणु। ये जो रुधिराणु होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, इसके बारे में देखेंगे कौन कौन होते हैं। एक होता है हमारा आरबीसी, एक होता है हमारा डब्ल्यूबीसी और एक होता है हमारा प्लेटलेट्स। इसी के बारे में पूछा गया है आरबीसी कहां पर बनती है। तो देखिए आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो और प्लेटलेट्स हो, इनका निर्माण अस्थि मज्जा, बोन मैरो में इनका निर्माण होता है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन बनते हैं ऐसे, ठीक है। खत्म की बात की जाए कि ये खत्म कहां पर होते हैं, ठीक है, बनते तो अस्थि मज्जा में हैं, इनका अंत ये होता है आरबीसी है, ये आपका जो स्पिलिन है इसके अंदर ये खत्म हो जाते हैं, जिसको तिल्ली भी बोला जाता है। जो डब्ल्यूबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हमारे ब्लड में ही खत्म हो जाते हैं। जो प्लेटलेट्स हैं ये भी पिलीही के अंदर जो तिल्ली है उसमें जाके खत्म होते हैं। इनका कार्यकाल भी पूछा जाता है। जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी होते हैं इनका जीवन काल पूछा जाता है। आरबीसी हमारे शरीर में 20 से 120 दिन तक रहते हैं। डब्ल्यूबीसी का जो जीवन काल है वो 2 से 4 दिन तक है और प्लेटलेट्स की बात करें ये 3 से 5 दिन तक है। तो इस नंबर्स को भी साथ साथ में इसको लिखते हुए भी जरूर चलें, क्वेश्चन बनता है। इनके कार्यों की बात करें, कार्य भी पूछ ले जाते हैं। आरबीसी का कार्य होता है हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाना और हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाना। डब्ल्यूबीसी का काम होता है शरीर को रोगों से बचाना, इसीलिए डब्ल्यूबीसी को शरीर का सैनिक भी बोला जाता है। और प्लेटलेट्स जो होती हैं इनका काम होता है रक्त का थक्का बनाने में मदद करना। तो तीनों से रिलेटेड आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट कहां बनते हैं, जीवन काल कितना है, खत्म कहां होते हैं, काम क्या है, वो सब हमने यहां पर देखा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब की गई थी। तो जो WHO है आपका, WHO की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को। तो आंसर हो जाएगा अप्रैल 1948। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। 7 अप्रैल को इसकी स्थापना होती है, इसीलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया पहला जन आंदोलन था। क्वेश्चन बनेगा गांधी जी का पहला जन आंदोलन कौन था, वो था असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 में शुरू होता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कयाक इनमें से किससे संबंधित है। तो कयाक प्रतियोगिता भी आपने सुनी होगी। कयाक जो है आपका ये नाव से संबंधित है, बोट से संबंधित है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेज़न किस महाद्वीप में बहती है। सबसे लंबी नदी कौन है विश्व की, वो है नील नदी। सबसे चौड़ी नदी की बात करेगा तो वहां पर अमेज़न आता है और ये आपके दक्षिण अमेरिका में बहती है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी है। तो कमांड्स कितनी है भारत की, अगर हम सेना की बात करते हैं, थल सेना की यहां पर बात हो रही है, इंडियन आर्मी, ये है 7 कमांड। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। कौन कौन सी कमांड है और किस कमान का हेडक्वार्टर कहां है, ये क्वेश्चन भी बनता है। इनको भी जल्दी से यहीं पर नोट कर लीजिए। जो पश्चिमी कमांड है भारतीय सेना की, पश्चिमी कमांड का हेडक्वार्टर चंडी मंदिर हरियाणा में पड़ता है, ठीक है। पूर्वी कमांड का हेडक्वार्टर आपके कोलकाता में पड़ता है, बंगाल में। उत्तरी कमांड का हेडक्वार्टर उधमपुर में पड़ता है, जो जम्मू कश्मीर में है। दक्षिणी कमांड का हेडक्वार्टर पुणे महाराष्ट्र में आता है। तो 4 तो आपको ये याद करने हैं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, दक्षिण, ठीक है। मध्य कमांड का जो हेडक्वार्टर है वो लखनऊ में पड़ता है। दक्षिण पश्चिमी कमांड इसका हेडक्वार्टर जयपुर में है और ट्रेनिंग कमांड ये आपके शिमला में है। इसको आपने याद करना है, क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ठीक है। और जो मेन हेडक्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। अगला है ईरान की मुद्रा क्या है। तो पहले भी हमने इसको कवर किया है। ईरान की मुद्रा है आपकी रियाल। ऑप्शन ए। अगला है स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी। तो भारत की पहली महिला गवर्नर, राज्यपाल बनने वाली भारत की पहली महिला, ये हैं सरोजिनी नायडू। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जो सरोजिनी नायडू हैं ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और राज्यपाल बनने वाली ये भारत की पहली महिला हैं। इनको आपने याद करना है, ठीक है।
अगर क्वेश्चन बने मुख्यमंत्री बनने वाली भारत की पहली महिला कौन है, तो मुख्यमंत्री बनने वाली पहली महिला हैं सुचेता कृपलानी। ये मुख्यमंत्री बनी थी यूपी की। और सरोजिनी नायडू कौन है, पहली महिला राज्यपाल। दोनों के नाम आपने याद करने हैं। नेक्स्ट है हमारा द गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। ऊपर भी हमने देखा था द गाइड किताब R.K. नारायण के द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। तो फ्रेंड्स, ये था जो हमारी सीरीज है आर्मी स्पेशल जीके सीरीज, जिसमें हम जीके के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहाँ पर पूरी डिटेल में कवर करते हैं। सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलते हैं। और आज हमने इस सीरीज का चौथा भाग यहाँ पर कवर किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर भी जरूर करें। वीडियो आपको कैसा लगा और आपका कितना स्कोर रहा, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।